नॉर्थ ईस्ट को मिला क्रिसमस का उपहार, देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। इस ब्रिज से आपको बता दें, असम से अरुणाचल पहुंचना अब बहुत ही आसान हो गया है। देश के सबसे लंबे बोगीबील ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी ने ब्रिज का उद्घाटन किया। 16 साल में बनकर तैयार हुआ है 4.94 किलोमीटर लंबा बोगीबील ब्रिज। आज बोगीबील ब्रिज पर पीएम ने उद्घाटन के बाद ओपन जीप में सफर किया। बोगीबील ब्रिज से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 500 किलोमीटर कम हो जाएगी। डिब्रूगढ़ और धेमाजी के बीच बना बोगीबील ब्रिज 16 साल में बनकर तैयार हुआ है। बोगीबील ब्रिज पर ट्रेन और गाड़ियां एक साथ ऊपर नीचे चलेंगी। पीएम मोदी ने आज देश के सबसे लंबे बोगीबील ब्रिज का उद्घाटन किया। पीएम ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 4.94 किलोमीटर लंबे ब्रिज को देश को समर्पित किया। इस ब्रिज से असम और अरुणाचल के बीच की दूरी 500 किलोमीटर कम हो जाएगी, यानी ये दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर हो जाएगी। रेलवे के बनाए इस डबल डेकर ब्रिज पर ट्रेन और गाड़ियाँ एक साथ ऊपर और नीचे चलेंगी। इतना ही नहीं, इस ब्रिज से सेना के टैंक भी गुजर सकते हैं। आज के पवित्र दिन सुशासन के एक बड़े प्रतीक ऐतिहासिक बोगीबील रेल रोड ब्रिज के लोकार्पण के साक्षी हम सभी बने हैं। ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। आप सभी साक्षी हैं कि साल 2014 तक कैसे यहां पर सिवाय सिर्फ कुछ आधे अधूरे खंभों के कुछ नहीं दिखता। स्थिति ये थी कि जब 2014 में हमारी सरकार आई तो इस पुल का आधा काम आधे से भी ज्यादा अधूरा पड़ा था, बाकी पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर अटल जी की सरकार को फिर अवसर मिलता तो 2007-8 तक इस ब्रिज का लोकार्पण हो जाता। लेकिन उसके बाद जो सरकार केंद्र में आई उसने आपकी जरूरत पर ध्यान ही नहीं दिया। अयोध्या मामले पर कोर्ट का फैसला जल्द आने की उम्मीद बन गई है। जल्द ही इस सुनवाई को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी। अयोध्या केस की जल्द सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका स्वीकार। अयोध्या केस पर जल्द और हर दिन सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अयोध्या केस पर जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। साधु संत, वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी और शिवसेना राम मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का केस पिछले 7 साल यानी 2011 से लंबित है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के हलफनामे के आधार पर मंदिर के लिए जमीन दे केंद्र सरकार। अयोध्या केस पर जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले पर अब 4 जनवरी को सुनवाई होगी, यानी अगले साल 4 जनवरी को यह तय होगा कि राम मंदिर मुद्दे पर रोजाना सुनवाई होगी या नहीं। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को मंदिर विवाद के फैसले के लिए 24 साल पुराना फॉर्मूला सुझाया है। स्वामी ने सलाह दी है कि 1994 के एक हलफनामे को आधार बनाकर केंद्र सिर्फ इतना बता दे कि मंदिर के लिए हम जमीन दे रहे हैं, फैसला अपने आप हो जाएगा। संसद के शीत सत्र में शिवसेना समेत कई बीजेपी सांसद कानून लाकर मंदिर निर्माण की भी मांग कर रहे हैं। सोमवार को एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मामले पर रोज सुनवाई करने की अपील की। सरकार कल घोषणा कर दें कि जमीन हमने विश्व हिंदू परिषद को दे दिया मंदिर बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दे। यही था कमिटमेंट नरसिम्हा राव का। वो देश की 125 करोड़ लोगों की भावनाओं का जुड़ा हुआ मामला है और अपेक्षा करते हैं कि कोर्ट इसकी सुनवाई डे टू डे हियरिंग पर कर इसको जितनी जल्द हो निपटाकर देश में एक अच्छा माहौल बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण नहीं करेगी। उसका उद्देश्य मंदिर के नाम पर सरकार बनाना है और चुनाव से पहले किए गए किसी वादे को पूरा करने का काम भाजपा ने नहीं किया है। नोएडा में खुले में नमाज पढ़ना अब मुश्किल होगा। नोएडा अथॉरिटी ने सार्वजनिक जगहों और पार्क में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। नोएडा में सार्वजनिक जगहों और पार्क में नमाज पढ़ने पर रोक।
नोएडा पुलिस ने कहा, मुस्लिम कर्मचारी पार्क में नमाज पढ़ने गए तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी। सोमवार को नोएडा पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर नोटिस भेजा। पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 58 के इंडस्ट्रियल एरिया की कंपनियों को नोटिस भेजा है। नोएडा के पार्क में नमाज पढ़ने पर शिकायत की गई। बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने का आरोप। नोएडा पुलिस ने कहा, अथॉरिटी के पार्क में धार्मिक गतिविधि से पहले इजाजत लेनी होगी। नोएडा पुलिस ने अथॉरिटी के पार्क और सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने और धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 58 के इंडस्ट्रियल एरिया की सभी कंपनियों को इस बारे में नोटिस भी भेजा। नोटिस के मुताबिक अगर कंपनी का मुस्लिम कर्मचारी पार्क में नमाज पढ़ने गया तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। पुलिस के मुताबिक अथॉरिटी के पार्कों में किसी भी धार्मिक गतिविधि से पहले सिटी मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी। हाल ही में नोएडा के पार्क में नमाज पढ़ने को लेकर एक शिकायत की गई थी। रोक के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने का भी आरोप लगाया गया और यही सूचना संबंधित कंपनियों को दी गई थी। यह सूचना किसी धर्म विशेष के लिए ना होकर के सभी व्यक्तियों के लिए है और आप सभी से उम्मीद की जाती है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस का सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। सड़क के किनारे बैठकर नमाज तब पढ़ सकते हैं कोई मस्जिद नहीं है तो ओके, तो ये तो जानबूझकर कर रहे हैं, तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। कंपनी पर क्यों एक्शन लेना चाहिए, उस व्यक्ति पर भी लेना चाहिए। भीमा कोरेगांव हिंसा मामला बड़ी साजिश का हिस्सा है। पुणे पुलिस की इस दलील पर कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़े एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि भीमा कोरेगांव की हिंसा बड़ी साजिश। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी साजिश बताया है। न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल की खंडपीठ ने एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। 21 दिसंबर को आरोपी आनंद तेलतुंबडे की याचिका को खारिज करने के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। आनंद तेलतुंबडे पुणे पुलिस के द्वारा अपने ऊपर दर्ज किए गए एफआईआर को रद्द करने के लिए अदालत गए थे। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच के दौरान पुणे पुलिस को कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश के सबूत मिले थे। 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद सम्मेलन में भड़काऊ भाषणों के बाद 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रही पुणे पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि ये गहरी साजिश का हिस्सा लगता है। इस मामले में आरोपी बनाए गए आनंद तेलतुंबडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और जस्टिस एलवी कोतवाल की पीठ ने कहा कि तेलतुंबडे के खिलाफ अभियोग चलाने लायक सामग्री नहीं है। पीठ का कहना था कि इनके खिलाफ गंभीर अपराध और गहरी साजिश को देखते हुए ये जरूरी है कि जांच एजेंसियों को आरोपी के खिलाफ सबूत खोजने के लिए पर्याप्त मौका दिया जाए। कोर्ट ने 21 दिसंबर को आनंद तेलतुंबडे की एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की मौत की खबर मिलने से इतने नाराज हुए कि उन्होंने तुरंत सबके सामने आरोपियों को गोली मारने का आदेश दे दिया। लेकिन जब बीजेपी ने इस मामले पर उनकी आलोचना की तो उन्होंने अपनी सफाई पेश कर दी। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने पुलिस के सामने फोन पर आरोपी को गोली मारने का आदेश दिया। बीजापुर में जेडीएस कार्यकर्ता की मौत की खबर मिलने के बाद कुमारस्वामी ने विवादास्पद बात कही। कल विवाद बढ़ने पर कुमारस्वामी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा आदेश नहीं दिया बल्कि भावुकता में कहा था। बीजेपी ने कुमारस्वामी की आलोचना करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। कुमारस्वामी का हत्या का आदेश देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कल जेडीएस कार्यकर्ता प्रकाश की हत्या गोली मारकर कर दी थी। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी के एक वीडियो पर सियासी उबाल आ गया है। इस वीडियो में सीएम फोन पर पुलिस को ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आरोपियों को गोली मार दो। कुमारस्वामी के इस वीडियो पर बीजेपी ने सीएम पर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर हमला किया है। बीजेपी का कहना है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री का सबके सामने हत्या का आदेश देना आपत्तिजनक है। इस विवाद के बढ़ने के बाद कुमारस्वामी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी को मारने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि उनके मुंह से भावुकतावश ऐसा निकल गया। ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಜಾಮೀನು ಹಿಂದಿನ 2 ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಜಾಮೀನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಮೀನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಫ್ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್.
is very irresponsible statement, and repeatedly speaking like this only from so many incidents. Afterwards, he'll say, as Chief Minister, I have not said like that.